फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम गोल्डन रूल की सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब, और इसमें हम 12 से 13 गोल्डन रूल जो है इसको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, क्या क्या होते हैं। जैसे बेस हो गया, पास्ट हो गया, बेस वर्ब हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनेटिव। यहाँ पे जीरेंड और इन्फिनेटिव की मैंने थोड़ी ही बात की है, और इसके बारे में डिटेल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। आपको बता दूँ, जीरेंड और इन्फिनेटिव एज अ नाउन के रूप में कार्य करता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? जैसे डू हो गया, वर्क हो गया, लव। बी फॉर्म क्या है? एम, इज, आर, हैव। इसका पास्ट क्या होगा? डिड, वर्कड, लव, वॉज, वर। बस इसी से रिलेटेड है, यही सारी वर्ब्स हैं और इसी पे हम बात करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, चलिए आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा, द वर्ब्स आर आल्सो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेज एंड क्लॉसेज। अ क्लॉज हैज़ ओनली वन वर्ब. In fact, a clause cannot contain more than one finite verb but can have participle with auxiliaries, infinitives and gerunds. क्या है ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी? कुछ नहीं है, बस इसमें दो बातें हैं जो समझनी है। एक सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू गो टू द वेडिंग। अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो वांटेड है हमें ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या आया है? गो आया है। ठीक है, लेकिन गो तो एक वर्ब है, और इसी वर्ब को अगर नाउन दर्शाना हो तो यहाँ पे इसके साथ टू लगाते हैं। किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव क्यों कहलाया? क्योंकि उससे हमें नाउन बनाना था। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है, कि एक सेंटेंस में अगर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में किसी वर्ब को नाउन बनाना है तो उसे हम जीरेंड या इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेसिक्स का रूल है। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, द कोऑर्डिनेटर सिंस हैज़ टू यूजेस। इसके 2 यूजेस हैं सिंस के। पहला तो ये इंडिकेट अ कॉज, दूसरा है इंडिकेट टाइम। दो काम करता है ये, इंडिकेट अ कॉज या फिर इंडिकेट अ टाइम। क्या है, चलिए आइए जानते हैं। इफ सिंस इज यूज टू इंडिकेट अ कॉज, the words of the two clauses will be of the same tense. क्या बोला? will be of the same tense. जब किसी सेंटेंस में सिंस आएगा एज अ कनेक्टर और वो इंडिकेट करेगा एज अ कॉज, तो सिंस के पहले और सिंस के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें जो टेंस होगा वो सेम होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। आई डिड नॉट गो सिंस यू डिड नॉट कम। Since you were busy, I did not disturb you. यहाँ पे क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है कॉज। तुमने ऐसा किया तो इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। तुम बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इस कंडीशन में जब कॉज आएगा तब एकदम से याद कर लीजिए, टेंस सेम रहेगा, नो चेंज। अच्छा, अब चेंज कब होगा? इफ सिंस इज यूज टू इंडिकेट टाइम, द वर्ब ऑफ द सेकेंड क्लॉज will be different from the first. Indicate time, जैसे एग्जाम्पल देखिए, we have not seen each other since he left. अब यहाँ पे क्या है? we have not seen, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और सिंस के बाद से सिंपल पास्ट आ गया, यहाँ पे टेंस चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इंडिकेट किया ये टाइम। आई हैव नॉट सीन ईच अदर सिंस ही लेफ्ट, मैंने उसे नहीं देखा। सॉरी, वी हैव नॉट सीन ईच अदर सिंस ही लेफ्ट, हमने एक दूसरे को नहीं देखा जब से वो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम की बात हुई है ना, कि जब से है तब से है, ये टाइम की बात हुई है। नेक्स्ट, इसमें एक कंडीशन और बनती है, अगर कि मान लीजिए कि सिंस से पहले सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर आ जाता है, तब उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर सिंस के पास पहले से सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है तो सिंस के बाद जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे, इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट करेंगे। सिंस के बाद हमारा जो है अगर इंडिकेट टाइम करेगा तो पास्ट फैमिली मेम्बर ही आएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3, नो सूनर हैड, हार्डली हैड, स्केरली हैड आर द adverbials that require a past perfect tense and a past indefinite tense for the sentence। अब ये क्या है, इसमें देखिए 3 बातें हमें याद रखनी है। पहला हो गया हमारा पेयर, दूसरा है ये कि खुद में ये एक निगेटिव सेंटेंस है, इसके साथ हमें कहीं कभी भी नॉट नहीं लगाना है। और तीसरी बात ये, इसमें जो टेंस यूज़ होता है वो पास्ट फैमिली मेंबर होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है। इसका जो पेयर बनेगा, जैसे नो सूनर हैड का देन के साथ, स्केलरी हैड का व्हेन के साथ, फिर हार्डली हैड का बिफोर के साथ, वो कंजंक्शन का जब मैं गोल्डन रूल कराऊंगी आपको तब वहाँ मैं डिस्कस करूँगी। और इसमें क्या कह रहा है, बस इसमें वही बात कही गई है इन शॉर्ट में। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। नो सूनर हैड आई रीच्ड होम देन शी लेफ्ट। ठीक है, देखिए पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आया, आई हैड आई रीच्ड होम, और फिर पास्ट इंडेफिनिट आ गया। मतलब इसमें टेंस का ध्यान रखिएगा, पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में ये कभी होगा ही नहीं। ठीक है। और इसमें नॉट भी नहीं आना चाहिए क्योंकि खुद में नेगेटिव है ये, अगर नॉट आएगा तो वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी कभी तो हम देखते हैं कि अरे नो सूनर हैड आई रीच्ड होम, सारी चीज़ें पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहला टेंस, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में, एकदम सही है, लेकिन बीच में नॉट कर दिया, शी नॉट हेल्प लेफ्ट, तो बस वहीं गलत हो जाएगा, ये खुद में नेगेटिव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 4, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, एंड, बट, और, येट, सो, एंड, although, though, as, because, till, until, when, whenever, as soon as, while, which, what, that, etc. connect to clauses which have the verb of the same tense। क्या मतलब है इसका यहाँ पे कहने का, एग्जाम्पल देखते हैं फिर बात करते हैं। We went to London when we were young। मतलब कि इस ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये अगर दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो मतलब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो पहला वाला वाक्य और दूसरा वाला वाक्य दोनों में टेंस सेम होगा। तो बस ये जो वर्ड है इनको बस याद करना है और बस सेंटेंस सेम रहेंगे, ये याद करना है इसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 5, द कंजंक्शन last require a model should use the following clause regardless of the tense of the first clause। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें लेस्ट और शुड को एकदम आंखों में बसा लेना है। अगर लेस्ट आएगा तो भाई इसका फैमिली मेम्बर है, लेस्ट के आगे शुड आएगा, विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, कोई मॉडल नहीं आएगा, सिर्फ लेस्ट और शुड की जोड़ी बनी है। अगर हम क्वेश्चन में कहीं भी देखते हैं लेस्ट दिखा है, उसके बाद हमें वर्ब के रूप में शुड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। रन फास्टर लेस्ट यू शुड मिस द बस, ही विल वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड गेट फायर्ड, ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड गेट फायर्ड। मतलब दो एग्जाम्पल रिपीट हो गया है। अच्छा नहीं, एक फ्यूचर में है और एक पास्ट में है। ठीक है, बस इसमें लेस्ट शुड की जोड़ी बनी है, बस वो कौन सा गाना है, थोड़ा ने बना दी जोड़ी, बस इसको याद कर लीजिए, लेस्ट शुड ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 6, द क्लॉज क्या है, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम रिक्वायर्स अ वर्ब इन द सिंपल पास्ट इफ देयर इज़ अ क्लॉज आफ्टर इट। ये जब वर्ड आएंगे और इनके बाद एक सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो टेंस आएगा वो सिंपल पास्ट आएगा, मतलब V2 आएगा, वर्ब के रूप में V2 आएगा। ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या है ये, इसका स्ट्रक्चर बनता है, बस स्ट्रक्चर जो है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, इट इज़ हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा, इट इज़ वॉज हाई टाइम अगर आता है प्लस सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट कब होगा, जब इट वॉज हाई टाइम आएगा। एक कंडीशन और क्या है, इट इज़ हाई टाइम प्लस इन्फिनेटिव, ये भी आ सकता है। और इन्फिनेटिव क्यों आया है, क्योंकि भाई सब्जेक्ट के रूप में आया है और सब्जेक्ट तो जानते हैं आप नाउन या प्रोनाउन होता है,
और किसी वर्ब को नाउन या प्रोनाउन बनाना है तो उसी का दूसरा नाम इन्फिनेटिव होता है। बस इसमें 3 कंडीशन बनती है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये एग्जाम्पल है। कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि आप एग्जाम्पल भी दे दिया करिए, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। वैसे मेरा कोई एग्जाम्पल देने का विचार नहीं था, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज ही करवाती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और ऐसे पढ़ने में रूल में ज़्यादा फोकस रहता है। फिर एग्जाम्पल पढ़ लिए ये वो, ठीक है चलिए जिसको जैसा पसंद हो। आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 है हमारा द कंजंक्शन, क्या है वो, एज इफ, एज दो, टेक सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग क्लॉज। इसमें भी बस रूल को याद करना है। देखिए सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस सिंपल प्रेजेंट होगा टेंस, प्लस एज इफ या एज दो आता है, ठीक है, तो उसके बाद बनने वाला टेंस होगा पास्ट सिंपल में। क्या क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एज इफ या एज दो आ गया बीच में, ये कनेक्टर आ गया बीच में। इसके बाद जो सेंटेंस टेंस बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, ठीक है। इसी तरीके नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट अगर आता है, ठीक है। अब तो भाई कंडीशन अगर चेंज होती है तब क्या होगा, कंडीशन चेंज होगी, सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट प्लस इज, एज इफ या फिर एज दो आता है तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट होगा, मतलब एज इफ और एज दो और सिंस के बाद पास्ट फैमिली ही आएगी, पास्ट टेंस की ही फैमिली आएगी। ये नहीं कि हम सोचे कि ला पहला रूल पढ़ लिया दूसरा नहीं पढ़ा झटके से, तो यहाँ पे कह दिया कि सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस एज इफ या एज दो आ गया प्लस सब्जेक्ट फिर पास्ट सिंपल। अगर पहले पास्ट सिंपल आ जाएगा तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट कर देंगे, नहीं यही रॉन्ग हो जाएगा। तो बस इस स्ट्रक्चर को जो है याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। बाकी इसके एग्जाम्पल हैं ये, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं अपने। नेक्स्ट रूल है हमारा प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एंड पजेसिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ नाउन और जिरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए जब प्रीपोजिशन, आर्टिकल या पजेसिव आता है उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है। और मान लीजिए कि अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आ गया तो उसके कैसे नाउन बनाएंगे, जीरेंड या इन्फिनेटिव लगा के बनाएंगे ना। लेकिन नहीं, प्रीपोजिशन में सिर्फ जीरेंड का यूज़ होता है, मतलब कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी का यूज़ करके उसे जीरेंड बनाएंगे। बस इसमें यही रूल है और कुछ नहीं है। चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा। रूल नंबर 9 है टू इज द ओनली प्रीपोजिशन दैट टेक्स द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, हाउएवर देयर सम फ्रेजेस विद टू बीइंग एट द एंड ऑफ देम व्हिच रिक्वायर द जीरेंड फ्रॉम ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्या है ये जो ब्लैक हाईलाइटेड फ्रेजेस लिखे हैं, विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, बीइंग accustomed to, being used to, admit to, confess to, ये जब वर्ब आएंगी, ये फ्रेजेस आएंगे, इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो अपने जीरेंड फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते, ही वेंट देयर विथ अ व्यू टू, तो यहाँ पे एग्जाम में कैसे देगा, ही वेंट देयर विथ अ व्यू टू कन्फेस हिज क्राइम्स। बस यहीं पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजिंग होगा, ठीक है। मतलब क्योंकि ये फ्रेजेस याद कर लीजिए, इनके बाद जो वर्ब आएगी वो अपने जीरेंड फॉर्म में होगी। बस इस रूल में ये है और ये सारे वर्ड्स बस याद करना है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10, टू बी, बीइंग, हैविंग, to be, being, having, getting are generally followed by the past participle form of the verb and other adjectives. past participle क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक। अब ये सारे वर्ड आएंगे टू बी, बीइंग, हैविंग, गेटिंग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने एकदम छांट के लाया है कि वही चीज़ें जो आपको बताए जो एग्ज़ाम में आए, ठीक है। अगर बीइंग आता है तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन एग्जाम में कैसे देते कि बीइंग टायर ही टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वहीं गलत हो जाएगा। बीइंग स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो वर्ब आएगी अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। तो ये जो है
4 वर्ड हैं, याद कर लीजिए, टू बी, बीइंग, हैविंग, गेटिंग। इनके बाद अगर कोई वर्ब, वो अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। चलिए, रूल नंबर 11 है हमारा, द causative verb always take the next verb in its base form. See causative verbs and their uses. causative verb क्या है? ये 5 हैं, have, get, make, help, let। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ये वर्ब आती हैं किसी सेंटेंस में, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो अपने बेस फॉर्म में आएगी। बेस फॉर्म में क्या 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 मतलब है? बेस फॉर्म का ये मतलब है कि साधारण आएगी, कोई इनमें ईडी नहीं लगा होगा लास्ट में, या फिर आईएनजी नहीं लगा होगा, ना पास्ट पार्टिसिपल होगा, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कुछ नहीं होगा, बस अपने बेस फॉर्म में होंगी, मतलब V1 में होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होंगी। देख लेते हैं। अच्छा, ये हैव, गेट, मेक, हेल्प, लेट लिखा है, तो ऐसी ही वर्ब आएगी, ये नहीं, इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है, जैसे हैव का हैड, गेट का गॉट, मेक का मेक्स, हेल्प, लेट। ठीक है, तो इस चीज़ का भी याद रखिएगा, ये नहीं कि बस हमने पढ़ा था हैव, गेट, मेक है, ये आएगा तभी होगा, ऐसा नहीं, इसका कोई भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई हैड, देखिए हैव का जो है ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये देखिए पास्ट फॉर्म, आई हैड हिम, हिम के बाद क्या आया है, वॉश क्या है, वर्ब है एक, तो अपने बेस फॉर्म में होगी। हम ये नहीं करेंगे अरे बाप रे यहाँ पे हैड आया है तो आगे बनने वाला भी जो सेंटेंस होगा वो V2 में होगा, पास्ट में होगा, वॉश को वॉश्ड कर देते, नहीं, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मेक्स मी डू ऑल द वर्क, यहाँ पे बेस फॉर्म आया। अब यहाँ पे क्या है, ही गॉट मी टू, इसके बाद जो वर्ब आएगी अपने फर्स्ट फॉर्म में हुई। बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 12, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज आल्सो यूज्ड इन द clauses that use the subjective mood. Some certain verbs plus the conjunction that requires the next clause to use the subjective mood, and the clause uses the base form of the verb in it. ये क्या है? ये भी कुछ नहीं है, बस हाईलाइटेड कलर जो है वो आप देखिएगा, बस ये नोट्स बनाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है। ये देखिए, ये समझिए, ये सारी वर्ब्स एडवाइस, डिमांड, प्रीफर, रिक्वायर, आस्क, इंसिस्ट, पर्पस, स्टिपुलेट, कमांड, रिकमेंड, सजेस्ट, डिक्री, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अर्ज, मूव एंड, ठीक है, ये वर्ब आती हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस ये सारी वर्ब में से कोई भी, और कोई भी टेंस में हो, टेंस का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस दैट, प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इनके बाद जो हमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब करनी। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। देखिए, ही इंसिस्टेड, ये आया वर्ब, ठीक है, वर्ब आ गई यहाँ पे, इसके बाद दैट आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। अब हम ये सोचे कि अच्छा पहला V2 में है सेंटेंस, तो आगे बनने वाला भी सेंटेंस भी V2 में होगा, नहीं, वही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे स्टेड दे देगा एग्जाम में, लेकिन नहीं, यहाँ पे स्टे करना है। क्यों? क्योंकि हमें रूल याद है, हमें रूल पता है कि ही इंसिस्टेड दैट आई स्टे एट होम, ये वर्ब हो गई इंसिस्टेड, रिक्वायर्स, कमांड, रिकमेंड, ये सारी वर्ब आएंगी, इसके बाद दैट आएगा, तो इसके बाद आने वाली जो फॉर्म होगी अपने बेस फॉर्म में ही होगी। ठीक है, बस इसमें यही है। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। और भी, अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ और भी है, नोट है, देयर आर सम क्लॉसेज आल्सो विच रिक्वायर द वर्ब ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज टू बी इन बेस फॉर्म। ठीक है, ये भी कुछ स्ट्रक्चर है, इनके बाद भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। क्या है वो? जैसे इट इज़ आया, फिर वॉज आया, इट इज़ आया, फिर इट वॉज आया, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉक्स, इसका मतलब वही सारी वर्ब्स जो थी, उसके बाद डैट, तो क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, जो भी टेंस बनेगा। नेक्स्ट क्या है, इट आता है, इज़ या वॉज, इसके बाद अर्जेंट आता है, क्या आता है, अर्जेंट आता है, प्लस दैट आता है, उसके बाद जो टेंस होगा वो अपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। इसके बाद इट इज़, वॉज, नेसेसरी आता है, प्लस दैट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज़ वॉज इम्पॉर्टेंट, प्लस दैट, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के एक बार
देख लीजिएगा। और ये जो रेड कलर से बना हुआ है इसको तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 4-5 ही वर्ड है, प्रतिदिन प्रयास करने से एकदम आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 13। क्या कहता है हमारा? सिंस a single clause cannot take two verbs, it usually converts the additional verbs to complement by making them infinitives or participle or gerund. क्या है? Some verbs always take the additional verb as a complement by making them infinitives. अब ये सारी वर्ब जो है ये जो है फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव्स हैं। कौन कौन सी? एग्री, डिज़ायर, होप, प्लान, अटेम्प्ट, क्लेम, डिसाइड, डिमांड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, इंटेंट, प्रिपेयर, टेंड, फेल, लर्न, प्रीटेंड, वांट, विश, रिफ्यूज, नीड, फॉरगेट, हेजिटेट, ऑफर, सीम। ये जब वर्ब आएंगी ये इन्फिनेटिव का रूप में होंगी। जैसे कि ही एग्रीड टू डू द जॉब, मतलब ये आएंगे सारी वर्ब आएंगे, इनके बाद टू हमें लगाना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना आई वॉन्ट टू, ये तो भाई जनरली हम हमेशा बोलते रहते तो हमको याद हो गया है। तो बस इसी तरीके इन सारी वर्ब को भी है ऐसे ही बोलना है और ये याद हो जाएगा। इनके बाद टू आएगा तो मतलब आएगा, फिक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ओह अच्छा, इन्फिनेटिव थे, अब जीरंड भी हैं कुछ जो जीरंड फॉलो करती हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? एप्लीकेट, एडमिट, डिले, मिस रिपोर्ट, सजेस्ट, डेनी, पोस्टपोन, रिसेंट, अवॉइड, इंजॉय, प्रैक्टिस, रिसिस्ट, कांट हेल्प, फिनिश, क्विट, रिज्यूम, कंसाइडर, माइंड, रिकॉल, रिक्स। ये सारी वर्ब जब आएंगी इनके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो अपने जीरंड फॉर्म में होगी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ही एडमिटेड डूइंग द क्राइम, ही एंजॉय राइडिंग द बोट, आई कांट हेल्प लविंग यू डिस्पाइट योर स्टूपिडिटी। कभी कभी तो बोलना जो है क्या बताएं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते क्या। ओ नेक्स्ट रूल नहीं, चलिए ठीक है, बस यहीं तक था वर्ब। और ये जितने भी चीज़ें आपको बताई गई है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।